वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये यूनिट। एंटरप्राइज जावा बीन, फर्स्ट पार्ट में हमें जावा बीन को डिटेल में पढ़ना है, देन नोड जेएस को डिटेल में पढ़ना है एंड देन उसके बाद मोंगोडीबी। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जावा बीन। जावा बीन क्या होता है? तो ए जावा बीन इज़ ए रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन जावा दैट फॉलोज स्पेसिफिक रूल्स। तो जावा बीन क्या होता है? ये एक पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म मॉडल होता है जो कि जावा प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, यानी कि हम क्या करते हैं इसके अंदर टूल्स, इनबिल्ट टूल्स होते हैं जिनका हम क्या करके यूज़ करके अपने जावा कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। A Java bean is simply Java class that follows certain conventions mainly used to store and transfer data. Java bean क्या है? एक सिंपल जावा क्लास है, ठीक है, जो क्या करती है, कुछ कन्वेंशंस का यूज़ करती है जो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वो यूज़ करती है और फॉलो करती है। तो वो क्या हो गया? जावा बीन एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो गया, एक सिंपल जावा क्लास हो गई जो कि सर्टेन कन्वेंशंस को फॉलो करती है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल हो गया जो कि किस में लिखा गया है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रिपेयरिंग ए क्लास टू बी ए जावा बीन। अब हमें एक क्लास, क्या है ये? एक क्लास है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? जावा बीन क्लास इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप, इट शुड हैव ए नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कोई जावा की क्लास बिल्ड करेंगे तो हमारे पास हमेशा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होना चाहिए। ये किसका है? जावा बीन की क्लास का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो क्या होगी? सबसे पहले कि हमारे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, और जो बीन्स है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो? वो हमेशा java.io.serializable इसको इम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि ये हमें कोड सबसे स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है कि बीन्स जो हैं वो सीरियलाइजेबल हैं, यानी कि इसकी हेल्प से ही वो सेव होंगे। यही अलाउ करेगा कि वो सेव हो, स्टोर हो, या हम जो जावा बीन्स हैं उनकी इसको रीस्टोर कर सकें। यानी कि java.io.serializable के थ्रू ही हम अपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा जावा बीन। ठीक है, ये रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जावा के अंदर, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। वो क्या क्या रूल्स होते हैं वो अभी हमने देखे। क्या रूल्स है? कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए, यानी कि java.io.serializable को इम्प्लीमेंट करते हुए होना चाहिए। ठीक है, देन आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जावा बीन। जावा बीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो एक क्लास इज़ कंसिडर्ड ए जावा बीन इफ़ इट फॉलोज दीज रूल्स। जब वो इन रूल्स को फॉलो करेगा तभी क्लास इंप्लीमेंट हो सकती है। फर्स्ट अभी हमने पढ़ी क्या? पब्लिक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होना चाहिए। ऑल प्रॉपर्टीज़ मस्ट बी प्राइवेट, यानी कि इनकैप्सुलेट। जो भी क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि डेटा मेंबर्स होंगे, वो प्राइवेट होने चाहिए, पब्लिक नहीं होने चाहिए। इसे हम अभी एग्जांपल से देखेंगे कैसे करते हैं। इट मस्ट प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स। जो हमने प्राइवेट वेरिएबल्स क्या करें हैं? स्टोर करें हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करना है। हम ऐसे लिखते हैं ना, इंट ए इक्वल्स टू 5, हमने इनिशियलाइज करा दिया, तो हमेशा ये प्राइवेट के अंदर स्टोर होना चाहिए। प्राइवेट जो भी हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक डेटा मेंबर्स ले रहे हैं, वो किसके अंदर होने चाहिए? प्राइवेट के। और इन डेटा को एक्सेस करने के लिए, ए को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करना होगा। तो गेटर और सेटर मेथड क्या होते हैं? गेटर मेथड होता है गेट करने के लिए, डेटा को, जो हमारी वैल्यू है उसको गेट करने के लिए, यानी कि रीड करने के लिए। ठीक है, गेट मतलब रीड करने के लिए, जो भी प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यू है उसको रीड करने के लिए हम गेटर मेथड का यूज़ करते हैं। और ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? गेट वर्ड से स्टार्ट होते हैं और वेरिएबल्स को रिटर्न करते हैं। जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड नहीं होगा, यानी कि वॉइड इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, बल्कि वो किसका होगा? सेटर का
जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा वॉइड। इसके अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। जैसे सपोज़ हमने लिखा गेट, तो गेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, जबकि सेट लिखेंगे तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिखना होगा हमें सेट के अंदर। ठीक है, तो सेटर मेथड क्या होते हैं? ये होते हैं जो सेट यानी कि अपडेट या चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं हम। कोई भी प्राइवेट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है वो हमें चेंज करनी है या अपडेट करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? सेटर मेथड का। ठीक है, तो हम जावा बीन हमने क्या पढ़ा अभी इतना? जावा बीन क्या होता है? जावा बीन एक रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जावा के अंदर, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ कन्वेंशंस होते हैं। तो वो कन्वेंशन क्या होते हैं कि वो उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ना हो, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, और वो सीरियलाइजेबल हो, यानी कि जावा डॉट आई ओ सीरियलाइजेबल का इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, वो प्राइवेट से स्टोर हों, और उन डेटा को एक्सेस करने के लिए हम गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा जावा बीन। अब हम जावा बीन को क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएटिंग ए जावा बीन तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास क्रिएट करेंगे मीन्स यहाँ देखते हैं पब्लिक क्लास टेस्ट बीन। ये हमने क्या की है? क्लास इम्प्लीमेंट की है ये टेस्ट बीन। तो ये क्या हो गई? पब्लिक क्लास टेस्ट बीन, ये हमने क्लास इम्प्लीमेंट कर ली। ठीक है, पब्लिक। अब देन सेकंड स्टेप क्या है? मेक ऑल वेरिएबल प्राइवेट। जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हमें प्राइवेट बनाना है, तो हम प्राइवेट लिखा प्राइवेट, और ये हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम, ये हमारा प्राइवेट हो गया। अब हमें थर्ड स्टेप देखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? ऐड ए पब्लिक नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी हमने पढ़ा था ना रूल कि नो आर्ग्यूमेंट बनाना है, और वो कैसा होना चाहिए? पब्लिक, प्राइवेट नहीं, पब्लिक होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं होनी चाहिए। तो पब्लिक बनाया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का नाम एम्प्लॉय, और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है। देन उसके बाद गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करना है उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। तो वो सेट नेम का वो क्या होता है? वॉइड, यानी कि सेट का क्या होता है? वॉइड, जबकि गेट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पब्लिक वॉइड सेट नेम और उसका स्ट्रिंग नेम, जो भी हमें प्राइवेट मेंबर एक्सेस करना है वो, क्योंकि हम सेट के अंदर क्या करते हैं? सेट के अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी, सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट वो ले सकता है, लेकिन गेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। तो हम गेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं देंगे, जबकि हम सेट के अंदर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो पब्लिक वॉइड सेट नेम, तो स्ट्रिंग का नेम जो भी हमें सेट करना है, तो दिस डॉट नेम, नेम हमें सेट हो जाएगा। फिर पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, इसके अंदर हमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि गेटर मेथड के अंदर हम नहीं देते हैं। तो फिर रिटर्न क्या कर देगा? नेम, क्योंकि गेट का रिटर्न टाइप होता है जबकि उसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि हम कैसे क्रिएट करते हैं जावा बीन को। तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी देख लिया, ये इसके स्टेप्स होते हैं, और हमने देख लिया अपने एग्जाम्पल के थ्रू भी। अब हम पढ़ते हैं जावा बीन प्रॉपर्टीज़। जावा बीन प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट द डेटा और स्टेट ऑफ ए जावा बीन। तो जावा बीन प्रॉपर्टीज़ क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो जावा बीन की स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। यानी कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रॉपर्टीज़ डेटा को और उसकी स्टेट को, जावा बीन की। प्रॉपर्टीज़ आर एक्सिस्ट यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ जावा बीन प्रॉपर्टीज़। जावा बीन प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट टाइप क्या होता है? रीड ओनली प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जावा बीन की रीड ओनली प्रॉपर्टी, यानी कि जो सिर्फ क्या करती हो? रीड करती हो, मॉडिफाई ना करती हो। ए प्रॉपर्टी दैट कैन बी ओनली रीड बट कैन नॉट बी मॉडिफाई, जिसको हम क्या कर सकते हैं? जो रीड कर सकती है, मॉडिफाई नहीं कर सकती। इट हैज़ ओनली ए सेटर मेथड। अगर कोई प्रॉपर्टी रीड कर रही है तो उसके पास गेटर होगा या सेटर? हमने क्या देखा था? गेटर मेथड होता है जो सिर्फ रीड करता है, अपडेट कौन करता है? सेटर। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इसके पास सिर्फ गेटर मेथड होगा, सेटर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रही है? सिर्फ रीड कर रही है, राइट नहीं कर रही। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट, क्योंकि हम डेटा वेरिएबल्स का भी हमने पढ़ा था कैसे देते हैं डेटा मेंबर्स को एज ए प्राइवेट। देन उसके बाद पब्लिक इंट गेट आईडी, क्योंकि गेट के अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो पब्लिक से उसको करते हैं पब्लिक इंट गेट आईडी, और उसका रिटर्न कर देंगे क्या? आईडी, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप होता है किसका? गेटर का, जबकि सेटर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये होता है इसका रीड ओनली प्रॉपर्टी। जावा बीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रीड ओनली प्रॉपर्टी।
देन सेकंड प्रॉपर्टी आती है राइट ओनली प्रॉपर्टी। तो राइट ओनली प्रॉपर्टी के अंदर क्या करते हैं, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ राइट करती है, डेट कैन नॉट बी रीड, जो रीड नहीं करती है। तो इसका जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सेटर मेथड। ठीक है, यानी कि गेटर मेथड नहीं होगा। और सेटर मेथड के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं और इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, क्योंकि डेटा मेंबर्स है तो हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं उनको, प्राइवेट। पब्लिक वॉइड, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड सेट पासवर्ड, और आर्ग्यूमेंट पास करा दिया जो भी हमें ये वाला स्ट्रिंग पासवर्ड। अब हमें ये क्या कराना है, दिस के थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं, इंसर्ट दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। तो ये क्या कर रहा है, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है राइट ओनली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है रीड एंड राइट प्रॉपर्टी। रीड एंड राइट प्रॉपर्टी क्या करती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो रीड भी कर सकती है और क्या कर सकती है, राइट भी, मॉडिफाइड भी कर सकती है। तो इसके पास दोनों मेथड होंगे, क्योंकि रीड भी कर रही है और राइट भी, गेटर मेथड भी होगा और सेटर मेथड भी होगा। ठीक है, देन फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इंडेक्स्ड प्रॉपर्टी। इंडेक्स्ड प्रॉपर्टी क्या करती है, ये क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है एक एरे को या फिर एक लिस्ट को, वेयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी एक्सिस्ड बाय एन इंडेक्स। जहाँ पे जो हम एलिमेंट्स उनको कैसे क्या एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू, यानी कि एरे होगा या लिस्ट होगी और उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम, थ्रू इंडेक्स। इसीलिए इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इंडेक्स प्रॉपर्टी। गेटर एंड सेटर मेथड्स वर्क विद एन इंडेक्स। गेटर और सेटर मेथड इंडेक्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। कैसे, सेम वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, प्राइवेट इंट मार्क्स। तो ये क्या है, डेटा मेंबर्स है प्राइवेट। देन अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट गेट मार्क्स। गेट मार्क्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, इंडेक्स, और फिर वो क्या करेगा, रिटर्न मार्क्स करेगा इंडेक्स। पब्लिक वॉइड सेट मार्क्स सेट कर दिए, क्योंकि सेट के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, तो इंट इंडेक्स और इंट वैल्यू। अब क्या, मार्क्स इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा वैल्यू। तो ये किस पे वर्क कर रहा है, हम इस वाले उससे समझ पा रहे हैं, किस पे वर्क कर रहा है, एक एरे पे वर्क कर रहा है। तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी इंडेक्स्ड प्रॉपर्टी। देन आती है जो इसमें लिख के आना, इंडेक्स प्रॉपर्टी वो होती है जो रिप्रेजेंट करती हो एरे को या लिस्ट को। ठीक है, जिसको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर पाएँ। इसके अंदर हम दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं, गेटर मेथड का भी और सेटर मेथड का भी। ठीक है, देन आता है बाउंड प्रॉपर्टी। तो बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो नोटिफाई करते हैं लिसनर्स को। जब सपोज़ करो हमारे पास हमने एक वैल्यू चेंज की है, तो ये वो प्रॉपर्टी है, जब हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये नोटिफाई करेगी जो हमारा लिसनर है उसको, कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, आपके डेटा में चेंज हो चुका है। तो ये किसको नोटिफाई करेगी, लिसनर्स को। ए प्रॉपर्टी डेट नोटिफाई लिसनर्स व्हेन इट्स वैल्यू चेंज। जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तो बाउंड प्रॉपर्टी जो हमारा लिसनर्स है उसको नोटिफाई करेगी। तो ये हमारी होती हैं प्रॉपर्टीज़। अभी हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जावा बीन क्रिएट करना सीखा, कैसे क्रिएट करते हैं, और जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। 5 प्रॉपर्टीज़ थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, रीड ओनली, राइट ओनली, देन रीड एंड राइट प्रॉपर्टी, और इंडेक्स्ड एंड बाउंड प्रॉपर्टी। अब हमारे आते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ बीन्स। बीन्स के क्या टाइप्स होते हैं, तो वो देखते हैं हम। एन एंटरप्राइज जावा बीन EJB beans are server side components used to develop applications। तो ये हमारे जो टाइप्स ऑफ बीन्स हम पढ़ रहे हैं वो एंटरप्राइज जावा बीन्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन्स का क्या मतलब है, कि जो हमारे बीन्स है वो सर्वर साइड कंपोनेंट्स है, जो कि हम अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यानी कि एंटरप्राइज से क्या समझा हमने, सर्वर साइड कंपोनेंट्स। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं बीन्स के, यानी कि बेसिकली टाइप्स ऑफ बीन्स कितने हो गए, 3। सेशन बीन, एंटिटी बीन एंड मैसेज ड्राइवन बीन। सेशन बीन पढ़ते हैं। सेशन बीन क्या होता है, सेशन बीन परफॉर्म टास्क फॉर ए क्लाइंट। सेशन बीन हमेशा किसके लिए परफॉर्म करेगा टास्क, क्लाइंट के लिए। ये तब तक रहेगा बीन जब तक क्लाइंट का सेशन चल रहा होगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ सेशन ऑफ क्लाइंट। ठीक है, जब तक क्लाइंट विजिट कर रहा होगा, यानी कि जब तक क्लाइंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी तब तक सेशन बीन होगा, यानी कि तब तक वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। किसके लिए, क्लाइंट के लिए। तो वो क्या होता है, सेशन बीन, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ क्लाइंट सेशन। जितना भी क्लाइंट ड्यू करेगा अपने सेशन को तब तक ये चलेगा। इसको हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक परफॉर्म करें तब तक वो हमें रिजल्ट दे रहा है। ऐसे ही ट्रांजेक्शन होती है, जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें आउटपुट चाहिए होगा, तो वो क्या होती है, वो होती है सेशन बीन।
सेशन बीन के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्टेटलेस सेशन बीन, स्टेटफुल सेशन बीन, यानी कि स्टेट ना हो जिस पे और जिस पे स्टेटफुल हो, यानी कि जिसके पास स्टेट हो। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल का क्या मीनिंग हुआ? स्टेटलेस के अंदर ये होता है कि ये जो स्टेटलेस है वो क्लाइंट की स्पेसिफिक डेटा को स्टोर नहीं करती है, यानी कि मेनली क्लाइंट के डेटा पे वर्क नहीं करेगी। डज नॉट स्टोर क्लाइंट जो भी क्लाइंट, सपोज एक डेटा है जो सिर्फ क्लाइंट स्पेसिफिक है, जो सिर्फ क्लाइंट का है, और एक डेटा है जो सर्वर का है, तो ये ऐसा नहीं है कि स्टेटलेस सिर्फ क्लाइंट के, वो क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा पे वर्क ही नहीं करेगी, जो दोनों का डेटा होगा उस पर वर्क करेगी। ईच रिक्वेस्ट इज ट्रेडेड इंडिपेंडेंटली, स्टेटलेस यानी कि स्टेट नहीं है। अगर स्टेट नहीं है तो जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे से। स्टेटलेस का क्या मतलब है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, स्टेट नहीं है। तो ये और ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है, ये एक रिक्वेस्ट है, ये वाली रिक्वेस्ट इस पर डिपेंड ही नहीं है, तो वो कौन सी हो गई? स्टेटलेस, यानी कि हर रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट है। तो जिसकी वजह से फास्टर और लाइट वेट है, एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो रहा है और ये लाइट वेट भी है। जैसे एग्जांपल लॉगिन वैलिडेशन, टेक्स्ट कैलकुलेशन, ये सब क्या है? ये स्टेटलेस सेशन बीन। सेशन बीन क्या होती हैं? ये क्लाइंट के लिए परफॉर्म की जाती हैं, अभी हमने पढ़ा था इसमें क्लाइंट के लिए परफॉर्म की जाती हैं, और ड्यूरेशन ऑफ क्लाइंट सेशन होता है। देन आता है स्टेटफुल सेशन बीन। स्टेटफुल सेशन बीन क्या होती है? ये क्या करती है? मेंटेन्स क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा अक्रॉस मल्टीपल कॉल्स। ये क्या करेगी? स्टेटफुल, ये क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा पे वर्क करेगी। ये क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा पे वर्क नहीं कर रही थी, जबकि ये करेगी क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा पे। इसको क्या चाहिए होगा? मेमोरी चाहिए होगी, ताकि जो सेशन स्टेट है उसके डेटा को स्टोर कर सके, क्योंकि इसके पास एक स्टेट दूसरी स्टेट पे डिपेंडेंट है, तो इसको क्या चाहिए होगी उनको स्टोर कराने के लिए? मेमोरी। क्योंकि स्टेटलेस को चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं थी, जबकि ये डिपेंड है, तो इसको क्या चाहिए होगी? मेमोरी चाहिए होगी उस डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टेटफुल का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमारा सेशन चलता रहता है, हम विजिट कर रहे हैं तो वो चल रहा है, साथ के साथ हम स्टेटफुल यानी कि उसको क्या कर सकते हैं? अपने जो जो हमें परचेज़ करना है उसको क्या कर सकते हैं? ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टोर कर सकते हैं। तो उसको क्या चाहिए हो रही है? मेमोरी, ताकि वो जो भी शॉपिंग है उसको क्या कर सके? स्टोर कर सके अपने प्रोडक्ट को। तो वो क्या होता है? स्टेटफुल सेशन बीन, जहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। देन आता है एंटिटी बीन। तो एंटिटी बीन क्या होती है? एंटिटी बीन को हम यूज़ करते हैं परसिस्टेंट डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि अभी तक ये क्या था? जो हमने सेशन बीन पढ़ा था उसमें हम टास्क को परफॉर्म करा रहे थे क्लाइंट के, लेकिन एंटिटी बीन क्या कर रहा है? ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा डेटाबेस में स्टोर है, और वो डेटा कैसा है? वो परसिस्टेंट डेटा है, ठीक है। तो वो क्या होती है? एंटिटी बीन। अगर सपोज़ करो हमने एप्लीकेशन, इसमें तो हमारा सेशन बीन में क्या था? जब तक हम उस पर विजिट करेंगे तब तक वो सेशन चलता रहेगा, जब तक सेशन चल रहा है तब तक वो वर्क कर रहा है, जैसे ही हम उससे लॉग आउट हो गए उसने वर्क अपना बंद कर दिया। लेकिन एंटिटी बीन क्या होती है? अगर हमारी एप्लीकेशन क्या कर दे? हम स्टॉप कर दें, तब भी डेटा क्या रहेगा? चलता रहेगा, तब भी डेटा एग्जिस्ट रहेगा, तो वह क्या होता है? एंटिटी बीन। इवन इफ एप्लीकेशन स्टॉप्स इट्स डेटा रिमेन्स, तब भी उसका डेटा क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, अगर हम एप्लीकेशन को भी स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं? स्टोरिंग परमानेंट डेटा लाइक एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स अकाउंट्स। हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स हो गया, अकाउंट्स हो गए, ये सब किसके लिए यूज़ करते हैं? हम एंटिटी बीन के लिए। तो ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं एंटिटी बीन, जैसे हमने सेशन बीन पढ़े थे स्टेटलेस और स्टेटफुल, ऐसे ही ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, बीन मैनेज परसिस्टेंट और कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट। बीन मैनेज परसिस्टेंट क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है सबसे मेन पॉइंट, और इसको कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है बीन मैनेज्ड के अंदर, ठीक है। क्या कॉम्प्लेक्स होगा और मोर कंट्रोल होगा। द डेवलप राइट्स द डेटाबेस इंटरेक्शन कोड यूजिंग एसक्यूएल। इसके अंदर बीन मैनेज परसिस्टेंट के अंदर जो डेवलप है वो डेटाबेस इंटरेक्शन कोड लिखेगा एसक्यूएल का यूज़ करके। तो ये इसीलिए क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स हो रहा है और कंट्रोल की भी से नीड हो रही है। जबकि कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा जितने भी डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं उनको। यहाँ पे डेवलपर को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि एंटिटी बेस्ड में मेन काम किसका है? डेटा को स्टोर कराने का, वो भी परसिस्टेंट डेटा को। तो बीन क्या कर रहा है? बीन को हमें स्टोर कराना पड़ रहा है एसक्यूएल का यूज़ करके, ठीक है। डेवलपर को कोड लिखना पड़ रहा है, कोड लिखने के बाद वो उसको स्टोर कराना पड़ रहा है।
लेकिन कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट के अंदर क्या हुआ, जो हमारा एंटिटी जावा बीन है वो उसका जो कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है जितने भी डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं उनको। तो इसका कोड भी लेस हो गया और ये मेंटेन करने के लिए भी इजी होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है, जबकि इसको कंट्रोल की नीड होगी ज़्यादा और ये कॉम्प्लेक्स भी होगा। देन हमारा ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में अपने कंप्लीट किया था जावा बीन को क्रिएट करना, उसकी प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ बीन्स भी पढ़े हमने, स्टेटफुल हमने टाइप्स कौन कौन से पढ़े, स्टेटफुल सेशन बीन, स्टेटलेस सेशन बीन और एंटिटी बीन। तो हमने ये तीनों कंप्लीट किए, यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देन हमारा सेकंड पार्ट आता है नोड जेएस। नोड जेएस के बारे में पढ़ना है तो हम नोड जेएस से स्टार्ट करते हैं। नोड जेएस क्या होता है, तो नोड जेएस एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है ताकि जो भी हमारा जावा स्क्रिप्ट है ब्राउज़र के आउटसाइड उसको हम क्या कर सकें, रन कर सकें, ठीक है। सर्वर साइड पे होगा, ये सर्वर साइड है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दो साइड होते हैं, एक क्लाइंट और एक सर्वर। तो सर्वर साइड पे आउटसाइड द ब्राउज़र जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसको रन करने के लिए हमें नोड जेएस की नीड होती है, ठीक है। ये नोड जेएस जो है वो किसका यूज़ करता है, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज़ करता है। कौन सा, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, जो कि गूगल क्रोम के जैसा होता है। द सेम इंजन यूज इन गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम पे इंजन यूज़ करते हैं सेम वही इंजन होता है जो हम जावास्क्रिप्ट इंजन के लिए यूज़ करते हैं, V8, ठीक है। तो नोड जेएस कौन सा यूज़ करता है इंजन, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन यूज़ करता है जो कि गूगल क्रोम यूज़ करता है, सेम वही इंजन, ठीक है। तो नोड जेएस क्या हो गया, एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि एक रन टाइम प्रोवाइड कराता है ताकि जो हमारा जीएस से हम समझें, ताकि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है उसको हम क्या कर सके, रन कर सके ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड। की पॉइंट्स पढ़ते हैं। Node.js allows JS to run on the server not only in the browser। तो Node.js अलाउ करता है कि जो JS है उसको हम रन कर सके सर्वर पे और नॉट ओनली इन द ब्राउज़र, ब्राउज़र पे रन ना करके हम किस पे रन कर सकें, उसे सर्वर पे रन कर सकें। इट इज़ बिल्ट ऑन द क्रोम V8 इंजन, जो कि गूगल क्रोम V8 इंजन पे ही क्या करके बना है, बिल्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स क्या होते हैं Node.js के, तो Node.js के फीचर्स क्या हैं, ये एसिंक्रोनस है और एंड नॉन ब्लॉकिंग है, यानी कि ये ब्लॉक नहीं करेगा। अगर डेटा रिक्वेस्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये अपना टास्क तब भी परफॉर्म कर रहा है बिना वेटिंग के। और एसिंक्रोनस यानी कि Node.js हैंडल्स मल्टीपल रिक्वेस्ट, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा एक साथ बिना वेट किए, विदाउट वेटिंग, ठीक है, और बिना ब्लॉक किए। इसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, ये एग्जीक्यूट फास्टली करता है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अभी हम कई बार वर्ड यूज़ किया था क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो ये क्या होता है, ये होता है कि कैन रन ऑन विंडोज़, इसको हम विंडोज़ पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी और मैक ओएस पे भी। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम इसको विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस तीनों पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये हिस्ट्री पढ़ते हैं कि Node.js आया कैसे, यानी कि स्टार्ट कैसे हुआ था। तो सबसे पहले 2009 में क्या हुआ था, Node.js को क्रिएट किया गया था बाय रियान डॉल, ठीक है। इसको रियान डॉल के हेल्प से क्रिएट किया गया था 2009 में और इसको फर्स्ट रिलीज़ किया गया था 2009 में। देन उसके बाद 10 में क्या हुआ, NPM यानी कि नोड पैकेज मैनेजर, इसको भी पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट है ये। इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया ताकि ये इजीली हेल्प कर सके कि हम जो मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकें या शेयर कर सकें। यानी कि हमारा Node.js बन गया, लेकिन अब आया नोड पैकेज मैनेजर जिसकी हेल्प से हम अपने मॉड्यूल्स या पैकेजेस को शेयर कर सकें। वो आया था 10 में, जिसकी वजह से ये और उस टाइम पे इंस्टॉल किया गया, ठीक है। फिर आया 11 में क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट और जोएंट ने इसको पोर्टेड Node.js टू विंडोज़, Node.js को पोर्ट कर लिया था विंडोज़ में भी, ठीक है। देन 12 से 14 के बीच क्या हुआ था, इसने गेन किया था ज़्यादा ह्यूज पॉपुलैरिटी इन स्टार्टअप्स में सबने इसको यूज़ किया था, यानी कि अब इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई थी 12 में और 14 में, 12 से 14, अब है 15 के अंदर
क्या हुआ, node.js एंड io.js मर्ज, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, node.js को और io.js को। ठीक है, यानी कि node.js का फाउंडेशन बन गया। पहले क्या था, पहले node.js था, उसके बाद io.js को भी जोड़ दिया और इन दोनों को मिला के उसका एक फाउंडेशन बना लिया। अब प्रेजेंट में क्या हुआ, इसको वाइडली यूज़ किया गया। अगर हमें कोई भी सर्वर साइड की एप्लीकेशंस हैं उसको यूज़ करना है तो अब ये वाइडली यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इसने और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। तो ये थी हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि हम एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करें, कि हमें सेटअप करना है अब Node.js को हम सेटअप कैसे करें अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं वो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले Node.js को Node.js की वेबसाइट से इंस्टॉल करना है। अब हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम चेक करेंगे, चेक इट इंस्टॉल और नॉट। अब हमें चेक करना है कि क्या वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। कौन सी कमांड से चेक करेंगे, nodv एंड npmv। ठीक है, इन दोनों कमांड से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर। अब जब वो इंस्टॉल हो गया होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट कोड विद राइटिंग नोड कीवर्ड। अब हम उस पर क्या डाल, नोड कीवर्ड लिखेंगे और अपना जो भी जावास्क्रिप्ट कोड है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल VS कोड टू राइट प्रोडक्टिव लेवल कोड। अब हम उसके अंदर ही VS कोड, नोड लिखने के बाद, नोड कीवर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें VS कोड को इंस्टॉल करेंगे ताकि जो हमारा कोड है वो हाईली प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने VS कोड में एग्जीक्यूट करेंगे JS प्रोग्राम को। कौन सी कमांड से, फाइल कमांड से। फाइल नेम नोड लिखेंगे और उसके बाद उसकी फ़ाइल का नेम, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, हमारा जो JS का प्रोग्राम की फ़ाइल है वो फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। और किसके थ्रू, Node.js के थ्रू। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। मेनली हमें वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे Node.js लिखना है और उसी की वेबसाइट से उसे इंस्टॉल करना है। अब हमें चेक करना है कि वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम दो कमांड लिखेंगे, nodv और npmv। तो इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि वो इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो वो शो होगा कि हो गया है। अब फिर अगर हो गया होगा तो हमें क्या करना है, अब हमें एग्जीक्यूट करना है अपना जावास्क्रिप्ट कोड, यानी कि नोड कीवर्ड लिख के हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड यूज़ करना है। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है VS कोड का, ताकि हम जो हमारा कोड है वो हाईली प्रोडक्टिव बने। तो हमें उसके अंदर ही अपना VS कोड इंस्टॉल करना है। फिर VS कोड के अंदर एग्जीक्यूट करनी है हमारी JS की प्रोग्राम फाइल है, जो हमने यहाँ तक कीवर्ड लिख के फ़ाइल बनाई थी, कीवर्ड नोड। तो वो हमें उसके अंदर VS कोड के अंदर वो फाइल हमें क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। कौन सी कमांड से, नोड लिखेंगे और फाइल नेम, इस कमांड से वो वाली फ़ाइल हमें इंसर्ट करा लेनी है। तो ये होता है हमारा एनवायरनमेंट सेटअप। देन आता है कॉल बैक कॉन्सेप्ट्स, की कॉल बैक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यानी कि हम कॉल किए जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो हम इसको ईजिली समझेंगे ये क्या होता है कॉल बैक कॉन्सेप्ट। तो इन Node.js ए कॉल बैक इज़ ए फंक्शन डेट इज़ पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। कॉल बैक क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया जो कि हम एज ए, जैसे हम आर्ग्यूमेंट, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, कोई भी ऐड लिख लिया, इंट ऐड, और इसके अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास कराते हैं। तो ऐसे ही ये भी क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स को पास कराते हैं, किसके, दूसरे किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, बिकॉज Node.js यूजेज ए नॉन ब्लॉकिंग। हमने भी पढ़ा था कि Node.js की प्रॉपर्टी है कि वो क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग होता है, यानी कि ब्लॉक नहीं करता। अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट आई हैं, तो वो उनको सबको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है बिना ब्लॉक किए हुए। तो ये क्या होगा, नॉन ब्लॉकिंग। इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर है, तो कॉल बैक्स जो होते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए, फ़ाइल को रीड करने के लिए, टाइमर्स के लिए और नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, फ़ाइल को रीड करने के लिए अगर हमें टाइमर सेट करने हैं, उसके लिए हमें नेटवर्क को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉल बैक का। तो कॉल बैक क्या हो गया, एक तरह से एक फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी दूसरे फंक्शन का। एक और फंक्शन होगा, उस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है जो कि हमें डेट यू गिव टू, जो कि हम दूसरे फंक्शन के अंदर क्या देते हैं, उसके पैरामीटर्स देते हैं, एंड इट विल रन लेटर। और जो वो वाला फंक्शन होगा वो लेटर रन करेगा कुछ टास्क फिनिश होने के बाद। ठीक है, अभी हम इसको
एक एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से। सपोज करो, इमेजिन यू ऑर्डर ए पिज़्ज़ा। सपोज करो हमने क्या किया है, एक और पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया है। तो हम उसे क्या क्या डिटेल देंगे, हम उसे अपना फ़ोन नंबर देंगे पिज़्ज़ा शॉप वाले को, और क्या करेंगे उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉल बैक। ठीक है, यानी कि क्या, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हम उसको अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं शॉप वाले को, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, कॉल बैक बोल रहे हैं। अब हमने पहले उसको दे दिया अपना नंबर, हमने इनपुट दे दिया, ये हमने उसको नंबर दे दिया, लेकिन वो इसका यूज़ कब करेगा, द शॉप प्रिपेयर्स योर पिज़्ज़ा, पहले वो उसको शॉप वाला क्या करेगा, पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करेगा। वो नहीं बोलेगा कि आप वहाँ पे वेट करो या नहीं करो, तो दे डो नॉट आस्क यू टू वेट देयर, वेट करने के लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ वो आपको कॉल लगाएगा। व्हेन पिज़्ज़ा इज़ रेडी दे कॉल यू, जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा उसके बाद वो कॉल करेगा, यानी कि उसने पहले ही ले लिया आपसे आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद वो तब कॉल करेगा जब उसका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, सो द कॉल हैपन्स लेटर, तो कॉल बाद में हो रही है जबकि आपने अपना मोबाइल नंबर पहले ही दे दिया था। तो पहले क्या हो रहा है, पहले वर्क डन हो रहा है, उसके बाद कॉल हो रहा है, तो ये होता है कॉल बैक कॉन्सेप्ट। दैट्स हाउ कॉल बैक वर्क इन नोड जेएस, ऐसे ही नोड जेएस वर्क करता है कॉल बैक के अंदर। ठीक है, तो इसको एग्जांपल समझते, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट करेगा पहले, टाइम आउट सेट कर देगा यानी कि पिज़्ज़ा इज़ रेडी, ये नंबर दे देगा, और कंसोल डॉट लॉग दे देगा एंड। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट होगा, उसके बाद एंड प्रिंट होगा, जहाँ पे उसने अपना टाइम सेट किया होगा पिज़्ज़ा इज़ रेडी, तो वो सबसे लास्ट में देगा पिज़्ज़ा इज़ रेडी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉल बैक। इवन थो द टाइम आउट इज़ रिटर्न इन बिटवीन, टाइम आउट किस में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है ना, इट्स डन लेटर, लेकिन ये रन कब होगा, बाद में रन होगा, पिज़्ज़ा इज़ रेडी। नोड जेएस डज नॉट वेट, वो वेट नहीं करेगा, वो अपना टास्क परफॉर्म करता रहेगा, यानी कि पहले वर्क होगा, वर्क होने के बाद वो कॉल बैक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आता है हमारा REPL टर्मिनल। REPL टर्मिनल का क्या मतलब होता है, आर रीड, इवेल्युएट, प्रिंट और लूप, यानी कि ये प्रोसेस लूप में हो रहा है, रीड हो रहा है, उसके बाद इवेल्युएट कर रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, फिर रीड कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, देन लूप आ रहा है। तो ये क्या होता है, रीड, इवेल्युएट, प्रिंट एंड लूप। ये क्या होता है, ये कमांड लाइन टूल होता है नोड जेएस के अंदर, यानी कि कमांड लाइन, अगर हमें कोई कमांड रन करनी है तो ये होती है REPL, यानी कि रीड करते रहो, इवेल्युएट और प्रिंट, और ये टास्क कैसे करते रहो, लूप में। तो ये क्या हो गया, कमांड लाइन टूल हो गया। दैट लेट्स यू रन JS कोड इंटरेक्टिवली, ये हेल्प करता है कि जो हमारा JS का कोड है वो इंटरेक्टिवली रन होता रहे, लाइन बाय लाइन। तो पहले क्या होगा, रीड होगा, देन इवेल्युएट होगा, देन प्रिंट होगा, फिर लूप चलेगा, अगेन रीड होगा, वेट होगा, प्रिंट होगा। इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है डेट अलाउस यूज़र टू रन द JS कोड डायरेक्टली इन द टर्मिनल, जो कि हेल्प करता है कि यूज़र्स जो है JS कोड को डायरेक्टली टर्मिनल में रन कर दें। तो सबसे पहले क्या होगा, रीड होगा, इट रीड्स द यूज़र इनपुट एंड एनालाइजेज इट इनटू द JS एक्सप्रेशन। तो ये पहले क्या करेगा, रीड करेगा यूज़र के इनपुट को, उसको एनालाइज करेगा और JS के एक्सप्रेशंस में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, अब जो हमारा एनालाइज्ड JS एक्सप्रेशन है उसको क्या करेगा, इवेल्युएट, यानी कि रीड करने के साथ साथ हमने क्या किया, उसको एनालाइज भी किया और उसको JS एक्सप्रेशन में कन्वर्ट भी किया। और इवेल्युएट ने क्या किया, उसको इवेल्युएट कर दिया जो हमारा JS एक्सप्रेशन था। उसके बाद वो प्रिंट करेगा जो हमारा इवेल्युएशन रिजल्ट था, जो हमें इवेल्युएशन से मिला था। देन लूप चलेगा, यानी कि गोज़ बैक टू रीड, अगेन ये रीड के पास जाएगा और नेक्स्ट इनपुट लेगा, फिर अगेन दूसरे इनपुट पे वर्क करेगा, देन उसको इवेल्युएट करेगा। तो ये प्रोसेस किस में हो रहा है, लूप में हो रहा है। तो इसमें ये एक टर्मिनल था, हमने अभी पढ़ा था, और ये क्या है, ये कमांड लाइन टूल है। तो हम इस टूल को ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन REPL। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें नोड JS को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तभी ये रन होगा, क्योंकि ये किसका कमांड लाइन टूल है, नोड JS का। तो हमें इंस्टॉल करना होगा नोड JS। अब उसके अंदर हमें ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम उसके अंदर क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास विंडो है तो विंडो के लिए हम Window+R करेंगे और टाइप कर देंगे कमांड और एंटर कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास विंडो में कर रहे हैं हम उसको, तो हम कैसे ओपन करेंगे, हम प्रेस करेंगे Window+R, टाइप करेंगे CMD और एंटर। अगर हमारे पास मैक या लिनक्स है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ओपन करेंगे टर्मिनल, उसी में ये ऑप्शन आ जाएगा।
देन थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्ट REPL। हमें इसको स्टार्ट करना है, रीड, इवेल्यूएट और प्रिंट को। तो हम टाइप करेंगे क्या कमांड, नोड कमांड टाइप करेंगे। तो उसके बाद हमें एक प्रॉम्प्ट सी होगा ये वाला, ठीक है, ये एरो ग्रेटर देन और लेस देन वाला एरो हमें शो होगा। इसका मतलब क्या है कि अब REPL ये वाला जो टूल है, कमांड लाइन टूल है, वो रेडी है हमारा JS के कोड को एग्जीक्यूट या एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि बेसिकली 3 स्टेप हो गए। हमारे पास Node.js होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें टर्मिनल को ओपन करना है। अगर मैक लिनक्स है तो उसमें ऑलरेडी ओपन मिलेगा टर्मिनल। अगर विंडोज़ है तो हमें प्रेस करना पड़ेगा Windows+R, उसके बाद टाइप करना पड़ेगा CMD देन एंटर। देन थर्ड स्टेप में हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, नोड का यूज़ करेंगे, नोड कमांड का। उसके बाद हमें ऐसी एक प्रॉम्प्ट सी होगी। इसका मतलब ये क्या है कि वो रेडी है अपने JS कोड को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ये हमारा था, हम कैसे स्टार्ट करते हैं। अब हमें एग्ज़िट करना है, अब हमें उस REPL से एग्ज़िट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे Ctrl+C कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस। प्रेस Ctrl+C ट्वाइस, या फिर हम क्या टाइप कर देंगे, .exit, तो वो एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। देन आता है NPM, जो कि हमने पढ़ा था। NPM हमारी हिस्ट्री में NPM क्या था, हमने यहीं पे पढ़ा था NPM 10 में। तो NPM 2010 में आया था, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर, जिसने अगर हमें कोई इंस्टॉल करना है मॉड्यूल या शेयर करना है तो वो हम NPM की हेल्प से करते थे, नोड पैकेज मैनेजर। तो NPM क्या है, NPM स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इट इज़ लाइक ए टूल बॉक्स, ये एक टूल बॉक्स की तरह है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर यू कैन गेट रेडीमेड JS कोड। हमें जहाँ पे क्या मिल रहा है, ये एक टूल बॉक्स होगा जहाँ पे हमें रेडीमेड बनाया JS कोड, यानी कि पैकेजेस या मॉड्यूल्स छोटे छोटे बने हुए ऑलरेडी मिल रहे हैं, और हम उन मॉड्यूल्स को डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, टूल बॉक्स है ये, जिसके अंदर रेडीमेड बने हुए JS कोड है। हम डायरेक्टली उनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है NPM। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, हमें स्टार्टिंग से लिखने की जगह अपने कोड को हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस को NPM से इंस्टॉल करेंगे और उनको यूज़ कर लेंगे। उसमें पैकेजेस के नेम होंगे, जो भी पैकेज हमें चाहिए होगा, यूज़ करना होगा, वहाँ से हम उसको इंस्टॉल करेंगे और डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक टूल हो गया जो कि Node.js से आता है, और हम उसको वहाँ से इंस्टॉल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और उसके थ्रू ही हम अपने JS पैकेजेस को सेंड कर सकते हैं। ये जो पैकेजेस होते हैं रीयूजेबल होते हैं, ठीक है, हम मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होता है, पीसीज ऑफ कोड होते हैं, जो कि हम अपने Node.js प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम सेव कर रहे हैं, हमारा कोड लिखने का जो स्टार्टिंग से हमें कोड लिखना है उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये भी एग्जांपल। इमेजिन करो, हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करने हैं रैंडम नंबर्स इन योर प्रोजेक्ट। हमें रैंडम नंबर्स प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यू कैन राइट द कोड योर सेल्फ। या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पूरा कोड लिखें स्टार्टिंग से लॉन्ग फॉर्मेट में, या हमारे पास एक ऑप्शन है, हम क्या करें, एक पैकेज होता है Lodash, जो क्या करता है, जो कि रैंडम नंबर्स को प्रिंट करता है। तो हम इसको क्या करें, इसको NPM की हेल्प से इमीडिएटली इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमें क्या लिखना है, NPM इंस्टॉल Lodash। तो ये क्या करेगा, ये इसको इंस्टॉल करके दे देगा। ये सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि उसमें हमें पूरा लॉन्ग कोड लिखना है। अब हम क्या करेंगे, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, देन इन योर कोड, फिर हम उसको अपने कोड में इंसर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट इक्वल्स टू रिक्वायर Lodash, जो हमने क्या किया है, जो हमने इंस्टॉल किया है, console.log.random 1 to 10, ये हमने क्योंकि क्या कर लिया, हमने इंस्टॉल कर दिया। तो ये 1 से 10 तक के जितने भी रैंडम्स नंबर हैं उनको क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये वाली लाइन, क्योंकि इसकी हेल्प से, नहीं तो हमें पूरा कोड लिखना पड़ता। अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो ये डायरेक्ट, अगर हम यहाँ पे 100 लिख दें तो ये 1 से लेके 100 तक के जितने भी रैंडम नंबर होंगे उनको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये होता है NPM, यानी कि क्या है, रेडीमेड JS कोड है, यानी कि पैकेजेस और मॉड्यूल्स है जिनको हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इवेंट्स, कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो Node.js एक इवेंट ड्राइवन
होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये रेस्पॉन्डिंग है, ये हमें क्या कर रहा है, अगर हम इनको कॉल कर रहे हैं तो ये हमें रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सपोज एक क्लिक बटन है, ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें रेस्पॉन्स देते हैं, जो भी हमने इसमें लिखा होगा जैसे सबमिट, तो ये उसको सबमिट कर लेंगे, यानी कि क्या है, ये क्या कर रहे हैं, एक रेस्पॉन्ड दे रहे हैं जो भी हम अपने से टास्क करा रहे हैं। तो इवेंट एक एक्शन हो गया या फिर अकरेंस हो गया, जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं या डेटा को रिसीव करते हैं सर्वर से, तो हमें डायरेक्ट वो क्या दे रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है और ये कैसा है, लाइट वेट है और इफ़िशियंट है। Node.js can listen for events and run a function where the event occurs। तो Node.js क्या करते हैं, इवेंट्स को लिसन करते हैं और रन करते हैं फंक्शंस को जहाँ पे भी कोई इवेंट अकर होगा। सपोज़ कहीं पे भी एक इवेंट अकर हुआ, ये एक इवेंट है, ये यहाँ पे अकर हो गया, तो ये क्या करेगा, ये रन कर देगा फंक्शन को, इसी टाइम पे अपने फंक्शन को रन कर देगा और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इवेंट कंप्लीट अपना टास्क परफॉर्म कर देगा। तो इसके क्या क्या मेथड होते हैं, ऑन मेथड होता है, वंस, एमिट और रिमूव लिसनर। तो ऑन क्या करता है, इवेंट लिसनर, यानी कि लिसन फॉर एन इवेंट कैन ट्रिगर मल्टीपल टाइम्स। ऑन इवेंट लिसनर, ये क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है एक इवेंट को, कोई भी एक इवेंट हुआ उसको लिसन कर रहा है, ठीक है, इसको हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देन आता है वंस, क्योंकि ऑन है तो ये मल्टीपल टाइम, लेकिन जैसे ही वंस लगाया और इवेंट लिसनर लिखा तो ये भी सेम लिसन कर रहा है इवेंट को, लेकिन ये कब कितने टाइम्स कर रहा है, एक बार वंस, और ये मल्टीपल टाइम्स कर रहा था ऑन। एमिट क्या होता है, इवेंट को टैग, तो ये क्या करता है, ये टैग करता है इवेंट को, यानी कि ट्रिगर या फिर फायर करता है इवेंट को। अगर हमें कोई भी इवेंट है उसको फायर करना है, उसको वहाँ से फायर करना है, ट्रिगर करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एमिट का। देन आता है रिमूव लिसनर, इवेंट लिसनर, ये क्या करता है, ये जो भी हम इसमें अपना आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो भी हमें अपना लिसनर रिमूव करना होगा तो हम रिमूव लिसनर की हेल्प से उसको रिमूव कर देंगे। तो ये मेनली 4 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, ऑन, वंस, एमिट और रिमूव लिसनर। अब इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या होता है इवेंट्स का Node.js के अंदर, इवेंट एमिटर। तो ये क्या होता है, ये इसका कोर फीचर होता है इवेंट एमिटर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कि हमें कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सपोज़ ये एक टास्क है, ये एक टास्क है, आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, इवेंट एमिटर की हेल्प से करते हैं। देन आता है रजिस्टरिंग लिसनर्स, यूज डॉट ऑन और डॉट एड लिसनर टू रजिस्टर ए कॉल बैक फॉर इवेंट। अगर हमें कोई भी लिसनर को रजिस्टर कराना है, फर्स्ट टाइम अगर हुआ और हम इसको क्या कराना है, रजिस्टर कराना है, तो हम इसका किसकी हेल्प करते हैं, रजिस्टरिंग लिसनर्स की हेल्प करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग, कि पैकेजिंग क्या होता है। तो पैकेजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसकी डिपेंडेंसीज, जो भी लाइब्रेरीज होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उनको पैकेजेस में easily reusable बना देते हैं। इन Node.js पैकेजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर कोड को ऑर्गेनाइज करना एंड इट्स डिपेंडेंसी, जो भी उसकी डिपेंडेंसी होती है, जैसे लाइब्रेरी हो गई, उसको इनटू मॉड्यूल्स और पैकेजेस, उसको मॉड्यूल्स में या पैकेजेस में कन्वर्ट करना, ताकि सो दैट दे कैन बी ईजिली रीयूज, ताकि हम उनको ईजिली रीयूज कर सकें, शेयर कर सकें और पब्लिश्ड। यानी कि पैकेजिंग वही होगी, मल्टीपल हमारे पास मल्टीपल क्या है, केसेस हैं, डिपेंडेंसीज हैं, उनको हमने एक पैकेज के अंदर इंसर्ट करा लिया, एक ही पैकेज बना लिया, तो वो क्या हो गया, पैकेजिंग हो गया। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, और फिर Node.js पैकेज क्या होगा कि ये जो सबसे पहले आता है package.json, ये उसका हर्ट होता है Node.js पैकेज का। यानी कि अगर Node.js पैकेज का हर्ट पूछता है तो वो कौन सा होता है, package.json। package.json इसका हर्ट होता है। इसके अंदर जितनी भी मेटा डेटा होता है, यानी कि स्मॉल इन्फॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट की, वो किसके अंदर होती है, पैकेज। जब भी आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, हम Node.js पे वर्क कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे हम अपनी फ़ाइल बनाते हैं। सबसे पहली जो फ़ाइल होती है वो होती है हमारी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं package.json। तो ये क्या होता है, ये हर्ट और इसके अंदर स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, मेटा डेटा है इसका पूरे प्रोजेक्ट का इसके अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया नेम, माई ऐप, वर्जन कौन सा है, मेन क्या फ़ाइल है इसकी, index.js इसकी मेन फाइल है, तो ये किसके अंदर आता है, package.json, ठीक है। तो पैकेजिंग समझ में आया, पैकेजिंग क्या होती है, ये ऑर्गेनाइजिंग होती है, अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना, कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है।
और देन सेकंड आता है डिपेंडेंसीज। इसका की कंपोनेंट है डिपेंडेंसीज का क्या मीनिंग हो गया, जो लाइब्रेरीज होती हैं योर पैकेज नीड्स, जो भी लाइब्रेरीज होती है जो हमारे पैकेजेस को नीड होती है जिनकी, वो क्या होते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, यानी कि हमारी एक लाइब्रेरी ये मल्टीपल लाइब्रेरीज है। अब हमारे पैकेज को कौन सी लाइब्रेरी की ज़रूरत है, इस लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो ये क्या हो गई डिपेंडेंसीज हो गई। अगर इस वाली की ज़रूरत है तो ये क्या हो गई, ये डिपेंडेंसीज हो गई। तो हम इसको कैसे हेल्प इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल्ड विया npm इंस्टॉल। हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, npm इंस्टॉल का, और फिर उसके अंदर पैकेज का नेम दे देते हैं, जो भी हमारा पैकेज का नेम है वो। देन थर्ड पॉइंट आता है एंट्री पॉइंट। कि एंट्री पॉइंट क्या होता है, ये एक यूजुअली एक फ़ाइल होती है, जैसे हमारी index.js फाइल होती है वैसे ही ये एक फ़ाइल होती है। ठीक है, स्पेसिफाइड जो कि किसके अंदर स्पेसिफाइड होती है, हमारा JSON। अभी हमने पढ़ा था ना, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी पैकेज JSON। तो जो हमारी एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि हमारा कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एंट्री पॉइंट इस फाइल के अंदर आता है। और इसको हम किससे लिखते हैं, मेन से। यानी कि जिस भी फाइल के अंदर मेन आ गया वो हमारी कौन सी हो गई, एंट्री पॉइंट हो गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैकेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3। लोकल पैकेजेस, थर्ड पार्टी पैकेजेस और ग्लोबल पैकेजेस। लोकल पैकेजेस वो होते हैं जो हमारे खुद के प्रोजेक्ट के अंदर लोकली यूज्ड करते हैं, यानी कि जो मॉड्यूल्स हम क्रिएट कर रहे हैं लोकली, वो कौन से होते हैं, लोकल। थर्ड पार्टी पैकेजेस क्या होते हैं, जो कि हम किसी और थर्ड पार्टी से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल फ्रॉम npm से हमने थर्ड पार्टी इससे इंस्टॉल कर दिया, जैसे हमने लोडास इंस्टॉल किया था ना npm से, तो वो क्या था, वो थर्ड पार्टी पैकेजेस था। देन आता है ग्लोबल पैकेजेस। ग्लोबल पैकेजेस क्या होते हैं, ये इंस्टॉल होते हैं ग्लोबली यूजिंग npm। हम इनको ग्लोबली किसी भी ग्लोबल से हम क्या कर सकते हैं, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे इंस्टॉल जी हो गया। और इसको हम एक्सेसिबल होते हैं किसी भी हमारे प्रोजेक्ट में, हम इसको किसी भी प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं लोकली। यानी कि लोकल से थर्ड पार्टी, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी से हमने रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए लोडैश का यूज़ किया था, तो वो होता है थर्ड पार्टी। ग्लोबल पैकेजेस हम इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। देन आता है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या होता है, तो जो हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, यहाँ पर जो एक्सप्रेस होता है ये फास्ट और मिनिमल फ्लेक्सिबल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है Node.js के लिए। यानी कि Node.js के लिए जो सबसे बेनिफिशियल फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, वो है हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। ये एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेब सर्वर्स एंड APIs। ये हमारे वर्क को ईजी कर देता है। अगर हमें कोई भी वेब सर्वर्स या APIs को क्रिएट करना है तो ये उसके प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। Node.js बाय इटसेल्फ कैन हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। Node.js खुद से ही HTTP रिक्वेस्ट, मतलब इसे ज़रूरत नहीं है कि इसे HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत हो। ये क्या करेगा, ये इटसेल्फ उसको हैंडल कर लेगा। बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड। लेकिन इसको मल्टीपल बॉयलर, यानी कि इसका जो कोड होगा वो, इसकी जो बॉयलर प्लेट होगी वो क्या करेगी, उसको मल्टीपल कोड्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सप्रेस मेक्स डेवलपमेंट फास्टर एंड क्लीनर। एक्सप्रेस की हेल्प से हम अपने जो भी हमारा क्या होगा डेवलपमेंट होगा उसको क्या कर देगा, फास्टर कर देगा और क्लीनर। यानी कि एक्सप्रेस क्या होगा, ये एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है Node.js के लिए। अगर हमें कोई भी वेब सर्वर या APIs क्रिएट करनी है तो उसके लिए सिंप्लीफाई कर देता है उसके प्रोसेस को, और ये HTTP की रिक्वेस्ट को ईजीली खुद से ही हैंडल कर देता है। ठीक है, रूटिंग एंड मिडलवेयर इफ़िशिएंटली। अब की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट होता है रूटिंग। ये रूटिंग क्या करता है, इट डिफाइंस हाउ एन एप्लीकेशन रेस्पॉन्ड्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक। हमने कोई एक URL कोड उसके अंदर डाला URL, तो ये रूटिंग डिफाइन करता है कि उसने उसको कितनी ईजिली रेस्पॉन्ड किया है, वेब एप्लीकेशन को क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कितनी ईजिली उसको क्या किया है, रेस्पॉन्ड किया है। तो वो किसके अंदर आता है, रूटिंग के अंदर। मिडलवेयर क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है दैट हैव एक्सेस टू रिक्वेस्ट, जिसके पास रिक्वेस्ट करने के लिए एक्सेस होता है और रेस्पॉन्स भी होता है साथ में। इसको हम कौन कौन से टास्क के लिए यूज़ करते हैं, लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर JSON के लिए। यानी कि मिडलवेयर क्या होगा, इसके पास एक्सेस है रिक्वेस्ट का भी और रेस्पॉन्स का भी। रूटिंग क्या कर रहा था, URL को कितने इफिशिएंटली रेस्पॉन्ड कर रहा है वो बताता है रूटिंग। मिडलवेयर बताता है कि कितने
जो इजीली वो क्या कर रहा है, उसके पास एक्सेस है रिक्वेस्ट के लिए भी और रेस्पॉन्स के लिए भी। हैंडलिंग HTTP मेथड्स, ये क्या करता है, ये HTTP मेथड को हैंडल करता है। कौन कौन से होते हैं HTTP मेथड? गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। गेट यानी कि अभी हमने पढ़ा था रीड करना, पोस्ट करना, पुट, डिलीट, ठीक है, ये हमारे HTTP मेथड्स होते हैं, उनको ये इजीली सपोर्ट करता है। देन आता है टेम्पलेटिंग। तो टेम्पलेटिंग क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है कैन रेंडर डायनेमिक HTML यूजिंग टेम्पलेट। ये क्या करता है, ये डायनेमिक HTML टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो भी डायनेमिक HTML होंगे, टेम्पलेट्स होंगी इंजन पे, जैसे पग हो गई, EJS हो गई, तो ये उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। बेसिकली क्या कर रहा है, टेम्पलेट प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्टफुल API। रेस्टफुल API क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है REST, और ये फुल रेस्ट, R का मीन क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशनल, E क्या हो गया, स्टेट, S स्टेट, ठीक है। देन आता है ट्रांसफ़र, और फिर क्या आता है एप्लीकेशन, और API क्या हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट, RE रिप्रेजेंटेशनल, S क्या हो गया, स्टेट हो गया, T क्या हो गया, ट्रांसफ़र, और फिर क्या आ गया, फुल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्या हो गई, इसके अंदर क्या होता है, ये अलाउ करता है जो हमारे सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए। ये किसकी हेल्प से, इंटरनेट। सपोज़ ये एक एप्लीकेशन है A, ये एक एप्लीकेशन है B, ये एक एप्लीकेशन है C, तो इनको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो ये आपस में इंटरनेट की हेल्प से रेस्टफुल API ईजीली कर देता है टास्क को, कि जो हमारी डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है वो एक दूसरे से इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकें। और किस चीज़ का हेल्प लें, वो HTTP मेथड्स का। तो अभी हमने पढ़े थे HTTP मेथड्स कौन से होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट यानी कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को क्रिएट करने के लिए, पुट अपडेट करने के लिए, डिलीट रिमूव करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं, इससे ही समझना है, एप्लीकेशन से ए से ही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, यानी कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, वो इजीली कम्युनिकेट कर सके इंटरनेट की हेल्प से और HTTP मेथड की हेल्प से। तो HTTP मेथड्स का नाम लिखना है। इसमें जो डेटा है वो यूजुअली एक्सचेंज होता है इन JSON और XML फॉर्मेट। या तो हम जो डेटा है उसको JSON के फॉर्म में एक्सचेंज करेंगे या XML फॉर्मेट की हेल्प से एक्सचेंज करेंगे। इट सपोर्ट्स क्रूड ऑपरेशन, से CRUD ऑपरेशन सपोर्ट करता है। C यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। देन हमारा यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट किसके बारे में है, हमारा डेटाबेस के बारे में, MongoDB। तो डेटाबेस MongoDB पढ़ना है, तो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो अभी सबको पता होगा कि डेटाबेस क्या है, यानी कि एक हम अपने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है। सपोज़ हमारे पास बुक का कलेक्शन है, तो वो हमारे लिए, हम उनको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, किसी एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, बुक का डेटाबेस हो गया, कि हम उनको स्टोर कर रहे हैं। तो डेटाबेस भी ऐसे ही एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। ये अलाउ करता है यूज़र्स को कि हम वो अपने डेटा को स्टोर कर सकें, डेटा को रिट्रीव कर सकें, अपडेट कर सकें और मैनेज कर सकें इफ़िशिएंटली। इट स्टोर डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। डेटा को ये कैसे स्टोर करता है, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करता है। और अब क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे स्कूल का डेटा हो गया, स्कूल का डेटाबेस होता है, कॉलेजेस का डेटाबेस होता है, तो वो क्या होते हैं, वो डेटाबेसेस होते हैं। देन आता है हमारा MongoDB, कि MongoDB क्या होता है। MongoDB हमारा एक NoSQL डेटाबेस होता है, यानी कि SQL की ज़रूरत नहीं होती है, NoSQL डेटाबेस है, जो कि डेटा को डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड फॉर्मेट में, यानी कि JSON लाइक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है। पहले हम क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनल में हम अपने डेटाबेस को टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहे थे, ठीक है, SQL का हेल्प करके। लेकिन MongoDB ऐसे स्टोर नहीं कराता। वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल टेबल्स की हेल्प, ठीक है। अब डेटा इज स्टोर्ड इन कलेक्शन, डेटा कलेक्शंस में स्टोर, और MongoDB भी एक डेटाबेस ही है जिसमें हम डेटा को स्टोर करें, लेकिन वो ट्रेडिशनल टेबल्स के फॉर्म में स्टोर ना करके डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन कलेक्शन, कलेक्शन के फॉर्म में स्टोर होगा, जो कि टेबल से ही सिमिलर होगा। इट इज़ एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये एक ओपन सोर्स और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है,
द MongoDB इज़ डिज़ाइन फॉर बिगनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड। जो MongoDB है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि उसको बिगनर्स भी और एक्सपीरियंस्ड भी यूज़ कर सकें, तो उसको ऐसे बनाया गया है। तो हम Node.js के साथ MongoDB क्यों पढ़ रहे हैं कि क्या यूज़ है, वाई यूज़ Node.js विद MongoDB। Node.js के अंदर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं MongoDB का। Both use JS, Node.js for backend, MongoDB stored JSON like documents makes integration। दोनों क्या करते हैं, JS भी और Node.js भी किसका यूज़ करते हैं, MongoDB का यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर कर सके, जो भी उनकी फाइल्स हैं। Node.js में भी हमने पैकेजिंग पढ़ी थी, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए हम MongoDB का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फुल स्टैक JS डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसके लिए बेनिफिशियल है ये। ईजी फॉर क्रूड ऑपरेशंस विद MongoDB ड्राइवर्स। हम अपने CRUD ऑपरेशन यानी कि क्रिएट, रीड और अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस के लिए ईजी हो जाता है। सपोज़ हमें कोई डेटा रीड करना है तो MongoDB की हेल्प से हम Node.js के अंदर उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस MongoDB में कैसे पढ़ेंगे। तो ए डेटाबेस इन MongoDB इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये भी एक कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसको हम स्टोर करते हैं क्लाउड पे या फिर लोकली अपनी मशीन पे। हम उसको क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, SQL डेटाबेस है, MongoDB है, MariaDB है, Oracle है। लेकिन MongoDB नो SQL बेस है, यानी कि हमें इसमें क्वेरी लिखने की नीड नहीं है। डेटाबेस टिपिकली हैव देयर ओन सर्वर। डेटाबेस के पास टिपिकली अपना खुद का सर्वर होता है मैनेज करने के लिए और डेटा को एक्सेस करने के लिए जो उनके पास स्टोर है। मतलब ऐसा नहीं है कि MongoDB के पास अलग से खुद सर्वर है, ठीक है, और उसको स्टोर हम यहाँ पे कर रहे हैं और डेटा को रिट्रीव हमें दूसरे सर्वर से करना है। नहीं, इसके पास अपना खुद का सर्वर होगा जहाँ से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कलेक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस के अंदर, यानी कि अब हमें कलेक्शंस को क्रिएट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना MongoDB ओपन करेंगे। स्टार्ट बाय ओपनिंग मैनेजमेंट टूल लाइक MongoDB कंपास। तो अब हम ओपन कर रहे हैं अपने MongoDB को। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे अपना डेटाबेस, चूज़ योर डेटाबेस। अब जब हम अपना डेटाबेस को चूज़ कर लेंगे, यानी कि सेलेक्ट और क्रिएट द डेटाबेस यू वांट योर न्यू कलेक्शन टू बी। हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना डेटाबेस। अब हम क्रिएट करेंगे कलेक्शन को किसकी हेल्प से, db.create collection और यूज़र। इन MongoDB कलेक्शंस आर यूजुअली क्रिएटेड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब हम अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हम अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब हम चेक योर कलेक्शन, अपने कलेक्शन को अगर हमें चेक करना है, टू सी इफ़ योर कलेक्शन वॉज क्रिएटेड, कि हमने कलेक्शन तो क्रिएट कर दिया, क्या वो क्रिएट हुआ भी है। तो हम क्या करते हैं, यू कैन लिस्ट ऑल कलेक्शंस इन द DB। हम उनको DB में देख सकते हैं बाय टाइपिंग। क्या टाइप करना है कमांड में, शो कलेक्शंस, तो हमारे कलेक्शंस को शो कर देगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, db.create collection और यहाँ पे यूज़र। अब ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं MongoDB के अंदर वो पढ़ते हैं। तो MongoDB प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ ऑपरेशंस। इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जिन पे वर्क करता है ये। वो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, CRUD ऑपरेशंस, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो क्रिएट ऑपरेशंस क्या करता है, ये इंसर्ट करता है न्यू डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शंस के अंदर। यानी कि अगर हमें कोई क्रिएट करना है तो हम कैसे करते हैं, क्रिएट इंसर्ट वन क्या हेल्प करता है। अगर हमें सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट वन का यूज़ करते हैं। देन आता है इंसर्ट मैनी। अगर हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो हम लिखते हैं इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट। जैसे DB स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर हमें इंसर्ट करना है, कलेक्शन का नेम है स्टूडेंट, तो DB डॉट, ये इसका सिंटेक्स होता है स्टूडेंट्स डॉट। अब हमें एक इंसर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट वन, और क्या लिख दिया, नेम प्रतिभा और एज 22। ये क्या करेगा, सिर्फ एक कलेक्शन को, एक डॉक्यूमेंट को, सिंगल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर लेगा। अब हमें मैनी का करना है तो db.students.insert मैनी, और अब हम इसके अंदर मल्टीपल नेम देंगे। जैसे नेम, फर्स्ट नेम है रिया, इसको स्टोर करना है, उसकी एज 23। देन सेकंड नेम है रोहन और उसकी एज 22। तो ये क्या हो गया, ये क्रिएट किए हमने मल्टीपल। देन ऐसा अभी हमने क्रिएट पढ़ा था, अब हमें पढ़ना है रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन क्या करता है, ये यूज़ करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करने के लिए, यानी कि देखने के लिए, रीड करने के लिए। तो उसके लिए हम कौन कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, ये हमारी होती है कमांड
तो कौन कौन सी कमांड है? फर्स्ट कमांड है फाइंड। फाइंड क्या करती है? जितने भी मैचिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोज हमने कुछ डेटा दिया कि जितने भी एज 21 के हैं वो रीड करने हैं, हमें वो रिट्रीव करना है डेटा, तो हम किसका यूज़ करते हैं? फाइंड। और उसके अंदर वो जितने भी मैचिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दे देता है, जिसकी भी एज 20 to 22 है वो सारे शो कर देगा। लेकिन अगर हमें उसमें से सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक मैचिंग डॉक्यूमेंट करना है, सपोज़ हमें करना है कि जिसकी भी मेल एड्रेस, ईमेल आईडी ये है, सिर्फ वही रिट्रीव हो, तो उसमें एक की मेल आईडी सेम एक की होगी सिर्फ, तो वो हमें रिटर्न कर देगा सिर्फ एक मैचिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो db.students.find ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखते हैं? db.students.find जिसकी भी एज 21 है, तो वो हमें क्या कर देगा? वो दे देगा, शो कर देगा, यानी कि जिसकी भी 21 होगी वो सारे शो हो जाएंगे। देन आता है db.students.find1। अगर एक फाइंड करनी है तो हम नेम दे दिया रिया, जिसका नेम रिया है वो हमें शो हो जाएगा, वो रीड कर लेंगे। देन आता है अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन क्या करता है? डेटा को मॉडिफाई करता है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, पुराना डॉक्यूमेंट्स है, उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करते हैं तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? अपडेट की। तो इसकी कमांड क्या होती है? अपडेट 1 अपडेट मैनी। अपडेट 1 करने के लिए अगर हमें जो भी हमें फर्स्ट पे मैच डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसको अपडेट कर देगा। मैनी के अंदर सारे जितने भी मैच डॉक्यूमेंट हैं उनको अपडेट कर देगा। ठीक है, देन आता है डिलीट ऑपरेशन। सेम उसी की तरह लिखते हैं db.students.update1, जो भी कंडीशन देनी है वो। ठीक है, ऐसे। देन आता है डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन क्या करता है? अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट रिमूव करना है अपने कलेक्शन से तो हम किसका यूज़ करते हैं? डिलीट का। तो इसकी कमांड क्या होती है? डिलीट्स वन मैच डॉक्यूमेंट। और डिलीट मैनी की क्या कमांड होती है? डिलीट ऑल मैच डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो db.students और डिलीट 1। अगर डिलीट 1 है तो नेम दे दिया रोहन, जहाँ पे भी रोहन दिखे वो डिलीट हो जाए, एक सिर्फ जो फर्स्ट रोहन मिलेगा जहाँ पे भी वो डिलीट हो जाए। db.students और डिलीट मैनी। अगर डिलीट मैनी है तो जिसका भी कोर्स MC है उन सबको डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये किसका ऑप्शन हो गया? डिलीट का। देन आपके जो देन होता है ऑपरेशन हमारा शॉर्ट डेटा के लिए। कलेक्शन में शॉर्ट डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट क्या होता है? यूज़ टू अरेंज रिजल्ट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये ऑपरेशन होता है जिसको अगर हमें डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? db.collection.find.sort। फाइंड करने के बाद उसको शॉर्ट कर दो, क्योंकि पहले हमें फाइंड करना है, वो रीड करना है, उसके बाद शॉर्ट करना है। तो क्या करेंगे? जो भी है फील्ड और उसको ऑर्डर दे दो, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो ऑर्डर की जगह अगर हमने 1 लिखा तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, अगर हमने -1 लिखा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? db.students.find ब्रैकेट और शॉर्ट, और एज के अंदर हमने 1 लिख दिया, यानी कि 1 से क्या डिनोट हुआ? असेंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट डेटा इन ए कलेक्शन। ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि एज असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होती चली जाएगी। देन आता है जॉइन ऑपरेशन। तो जॉइन ऑपरेशन क्या होता है? मोंगोडीबी में जब हमें दो फंक्शंस को जॉइन करना है, ठीक है, जब हमें दो सेम किसी एक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक कॉमन फील्ड के अकॉर्डिंग दो ऑपरेशंस को जॉइन करना है, तो वो क्या होता है? जॉइन ऑपरेशन। जॉइंस आर डन यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके हम जॉइन करते हैं। एंड द डॉलर लुकअप स्टेज। ये क्या है? डॉलर लुकअप स्टेज का यूज़ करते हैं। दिस लेट्स यू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू कलेक्शन बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड के अकॉर्डिंग दो डेटा को ये क्या करता है? जॉइन कर देता है। तो db.students.aggregate फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रक्चर, इसके बाद लुकअप फ्रॉम कोर्सेज से एक लेना है। लोकल फील्ड आपको कोर्स आईडी है। फॉरेन फील्ड ये क्या डिनोट कर रहा है? ये मैचिंग फील्ड है, यानी कि आईडी उसमें भी है और आईडी ये भी है। ये दो चीज़ें हमें ज्वाइन करनी है, तो इसके पास भी अपनी आईडी है, इसके पास भी, तो हम ये हमारा मैचिंग फील्ड हो गया। इसके बेसिस पे हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं एज कोर्स डिटेल्स। और जो अब उसका न्यू नेम मिलेगा वो क्या होगा? कोर्स डिटेल्स। कोर्सेज से एक लेना है, दूसरा कोर्स आईडी लोकल फील्ड है उसका, और फॉरेन फील्ड यानी कि जो दोनों में मैचिंग है वो आईडी है, और हमें उसको ज्वाइन करा देना है। तो ये होता है जॉइन ऑपरेशन। देन आता है क्वेरी ऑपरेशन। क्वेरी ऑपरेशन हेल्प करते हैं सर्च करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए। हमने कोई एक गिवन कंडीशन दे दी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमें हमारा आउटपुट प्रोवाइड करा दें। तो db.collection.find और यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे।
तो db डॉट स्टूडेंट्स कलेक्शन का नेम है डॉट फाइंड, जिसकी भी एज 20 है। हमने क्वेरी लिखी, एक कंडीशन देनी है, इसके अंदर जो भी हम कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमें फ़िल्टर करके या सर्च करके डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करा देगा। तो ये हमारे होते हैं ऑपरेशंस, मेन 7 ऑपरेशन। तो यहीं पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।